शुभ संध्या। मंच को प्रणाम। सभी श्रोताओं और दर्शकों को प्रणाम। हिंदी के नाम से मंच सजाया, पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराया। विश्व हिंदी संगठन नई दिल्ली एक ऐसा संगठन है जो पूर्ण रूप से साहित्य, कला, संस्कृति, मीडिया और अनुवाद के लिए समर्पित है। इस संगठन के संस्थापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी के दिशा निर्देशन में संगठन के माध्यम से हिंदी भाषा समस्त हिंदुस्तानी भाषाओं और बोलियों, लुप्त प्राय होती भाषा व बोली, प्रांतीय भाषाएं, लोक भाषा, मातृभाषा आदि को उनसे जुड़ी संस्कृति व साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। हिंदी भाषा का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया। कहानी, कविता, अनुवाद, सिनेमा, विज्ञापन, साक्षात्कार, पत्रकारिता व अन्य साहित्यिक विधाओं से संबंधित कार्य भी निरंतर संपादित किए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर राधा भारद्वाज इस संगठन की ओर से मंचासीन मुख्य वक्ता आदरणीय सुनील कुमार जी एवं संगठन प्रणेता सम्मानीय डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी का हृदय तल से अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। साथ ही YouTube चैनल लोक बात से जुड़े समस्त श्रोताओं एवं दर्शकों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जब हमारा राष्ट्र भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो विश्व हिंदी संगठन ने भी एक नई गतिविधि राष्ट्रीयता का स्वर व्याख्यान श्रृंखला नामक कार्यक्रम का आरंभ दिनांक 5 जून 2022 से किया है और यह 14 अगस्त 2022 तक प्रति रविवार को आयोजित किया जाएगा। इस श्रृंखला में संपूर्ण भारतवर्ष के विविध प्रांतों से विद्वान विषय से संबंधित अपने महत्वपूर्ण विचार रखते हैं, वक्तव्य प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला की आज दूसरी कड़ी में वक्ता के रूप में अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित हैं भारतवर्ष के सिरमौर प्रदेश जम्मू से डॉक्टर सुनील कुमार सलेडा जी। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। धन्यवाद मैम। आज इस कार्यक्रम में आप अपनी बात जिस विषय पर रख रहे हैं वह है राष्ट्र की अवधारणा। आपके वक्तव्य प्रारंभ करने से पूर्व मैं दर्शकों और श्रोताओं के बीच आपका संक्षिप्त परिचय अवश्य रखना चाहूंगी। डॉक्टर सुनील कुमार सलेडा जी वर्तमान में जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आपको लेखन का शौक है। आपने सरोकारों के संदर्भ में महिला उपन्यास लेखन विषय पर शोध कार्य किया है, जिसमें कृष्णा सोवती, मृदुला गर्ग और मधु कांकड़िया उपन्यास लेखिकाओं का विशेष संदर्भ लिया है। इसके अतिरिक्त आप एक हिंदी, मराठी और बंगला के हिंदी में अनुदित उपन्यासों में सामाजिक सरोकार विषय पर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट पर कार्य कर चुके हैं। आपकी पुस्तक दलित साहित्य संदर्भ में शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर विषय पर प्रकाशित हो चुकी है। विभिन्न वर्कशॉप और कोर्स संपन्न कर चुके हैं। कई ऑनलाइन कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन के तौर पर व्याख्यान दे चुके हैं। विभिन्न पुस्तकों में व अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में आपके शोधालेख प्रकाशित हो चुके हैं। सर, आपकी दृष्टि में राष्ट्रवाद की अवधारणा विषय पर आपके विचार व वक्तव्य रखने के लिए मैं आपको मंच सौंपती हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आलोक सर। राधा मैम का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। सबसे पहले तो आलोक सर का धन्यवाद, क्योंकि उनकी छत्र छाया में विश्व हिंदी संगठन जो है वो दिन प्रतिदिन जो है फल फूल रहा है और आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके उपलक्ष्य में ये जो श्रृंखला का आरंभ हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष में ये श्रृंखलाएं मनाई जा रही हैं विभिन्न संस्थानों में, तो हमारा जो विश्व हिंदी संगठन है इसमें भी इस श्रृंखला का आयोजन हुआ है। तो एक वक्तव्य पहले हो चुका है, तो दूसरा जो विषय मुझे दिया गया है, तो या कि जो कहें कि मैंने भी चुना उसको, तो एक मेरी मनपसंद का विषय भी कह सकते हैं आप, क्योंकि राष्ट्र पे बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम भारतवर्ष में रहते हैं तो अपने आप को भारतीय होने का गौरव जो है वो हमें प्राप्त है। तो राष्ट्र की जो अवधारणा है इस विषय पे मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूंगा और कोशिश करूंगा या प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा इस विषय को स्पष्ट कर पाऊं।
ताकि जो हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा राष्ट्र के प्रति क्या लगाव है वो उत्पन्न हो और अपने देश को आगे ले जाने में वह प्रयासरत हो। क्योंकि भारत सरकार का भी यही लक्ष्य है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव श्रृंखला है उसके उपलक्ष्य में ये श्रृंखलाएं मनाई जाएं, ताकि जो हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी पता चले कि हमारा जो भारत जो राष्ट्र है वो किस प्रकार से बना है और उसको हमें किस प्रकार मजबूती से आगे ले जाना है। अब बात करूं, विषय पे आऊं तो राष्ट्र की अवधारणा पे जब हम बात करते हैं तो कोई भी राष्ट्र जब बनता है तो उसके पीछे उसके ऐतिहासिक कारण जो है वो हमेशा रहते हैं। तो अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही बात करें या मानव के अभिभाव की बात करें, जब से मनुष्य का अभिभाव हुआ है उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो सर्वप्रथम जो मनुष्य था वो एक किस्म से कबीलों वगैरह में रहता था, यानी कि पहले कोई राष्ट्र की बात नहीं थी। मानव जो था वो अपने अपने कबीला से भी कबीलाई समुदाय से भी, मैं अगर पहले की बात करूं तो मानव समुदाय जो था वो एक किस्म से भटकता था यहाँ वहां, जहां उसको पानी मिला वहां उसने रहना शुरू कर दिया। लेकिन एक समय के बाद उसको जब लगा कि अब हमें साथ में मिलके रहना है तो कबीलाओं की स्थापना हुई। तो जैसे जैसे ये कबीला समुदाय का मतलब आविर्भाव हुआ तो तब तक राष्ट्रीयता की भावना हमारे यहाँ नहीं थी, क्योंकि एक कबीले जो थे वो अपने ही खोल में जो है वो आपस में रहते थे। तो ये नहीं था कि उनको किसी और के ऊपर आधिपत्य जमाना है या कुछ अधिकार प्राप्त करने की बात जो है वो कहनी है। लेकिन धीरे 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 जैसे ही अपने कबीलाओं को बढ़ाने की बात शुरू हुई, जब मनुष्य ने ये सोचा कि हाँ अब भाई हम अपने जो कबीले हैं उनको विस्तृत करना शुरू करें, तो मनुष्य ने क्या किया, कबीलाई समाज में भी ये हुआ कि एक कबीले से दूसरे कबीलों पे उन्होंने आक्रमण जो है वो प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अपना क्षेत्र जो था उसको विकसित करने का प्रयास जो है वो मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया। तो जब ये सारा सिलसिला चला, इस सिलसिले के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई वह हुई हमारे यहाँ अपना क्या कहते हैं उसको, जैसे जैसे ये स्थिति आगे गई तो हमारे यहाँ रक्त संबंधों से उत्पन्न हुए गोत्र तथा कबीलाओं के रूप में सहजीवन किया करते थे। उत्पादक शक्तियों के विकास तथा विनिमय व्यापार में वृद्धि के कारण धीरे धीरे रक्त संबंधों की अपेक्षा क्षेत्रीय संबंध जो है वो अधिक महत्वपूर्ण होते चले गए। और इसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि जातियों तथा बाद में राष्ट्रों का जो है वो आविर्भाव हुआ। एक क्षेत्र में अगर हम दीर्घकालीन सामुदायिक निवास या साझी भाषा तथा रीति रिवाज बड़े जन समुदाय की ऐतिहासिक नियति को सुसंबद्ध करते हैं, एक या चरित्र निरूपित करते हैं, तो एक समान संस्कृति के निर्माण में योग देते हैं। इस प्रकार जाति का जो निर्माण होता है, चूंकि भारत की अगर बात करें, हमारे यहाँ श्रम के आधार पे जो है वो जातियों का विभाजन हुआ। तो उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है वो भारत जो है वो एक राष्ट्र के रूप में आगे आया। हम अगर बात करें दास प्रथा और सामंती युग में जातियों के आविर्भाव हुआ, जैसे कि प्राचीन अगर मिस्र की बात करें, यूनानी रोमन जातियों, सामंतवादी युग में पश्चिमी यूरोपीय जातियों, पूर्वी सलाव कबीलों में रूसी जाति, भारत में वैदिक आर्य जाति की अगर हम बात करें, तो जाति समुदाय का जो अस्थिर रूप है, कई प्राचीन जातियों का कालांतर में विघटन हुआ। कुछ जातियों में अन्य भिन्न जातियों का सूत्रपात किया गया। जाति के अस्थिर होने के कारण ये है कि उसके पास एकीकृत अर्थव्यवस्था नहीं होती। एक समान संस्कृति में स्थानीय रूपों में बड़ा अंतर होता है और भाषा एक ना रहकर स्थानीय बोलियों में बंट जाती है। चूंकि भारत जो है वो बहुभाषी देश है, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं हर एक के। तो अगर हम एक राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र का जो मूल आधार है वह राजनैतिक होता है। अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की जब बात आती है तो लोकतंत्र के आधार पे किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है वो होता है।
अगर हम अपने भारत देश की ही बात करें तो हमारे यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियां रहती हैं, लेकिन एक भारत को एक राष्ट्र में जोड़ने का जो कार्य है वो लोकतंत्र हमारा करता है। क्योंकि हमारा जो संविधान है उसको सभी लोग जो है वह मानते हैं और उस संविधान के आधार पे जो है वो आचरण करते हैं। अगर हम किसी भी राष्ट्र की बात करें तो धर्म के आधार पे राष्ट्र की कभी भी व्याख्या जो है वो नहीं की जा सकती। अगर किसी राष्ट्र की व्याख्या करनी है तो उसके राजनीतिक संबंधों के आधार पे, क्योंकि राजनीति सबको जो है वो एक ही दृष्टि से देखती है। तो चूंकि अगर हम अपने भारत की राष्ट्र की बात करें तो हमें इसको एक साथ मिलके आगे ले जाना है, और ये तभी संभव है कि अगर हम अपने ये जो क्षेत्रवाद या छोटी छोटी जिन जातियों में हम लोग बंटे हुए हैं या जिन धर्म के आधार पे हम लोगों का विभाजन हुआ है, हम सब अपने धर्मों को माने, किंतु उसको साथ में ले जाते हुए हम भारत का विकास तभी कर सकते हैं अगर हम सब एक साथ मिलकर चलें। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो देखने को हमें मिल जाती हैं कि कहीं ना कहीं जाति के आधार पे हमारे यहाँ विघटन होता है समाज का, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे हम लोग बंटे हुए हैं। तो लेकिन जब एक राष्ट्र की बात आती तो हमें सबको एक साथ आगे जाना है। अब चूंकि राष्ट्र की कोई निश्चित परिभाषा तो है नहीं, ये एक व्यक्ति की मतलब आंतरिक अनुभूति है। अगर कोई समझे कि मैं भारत का राष्ट्रीय नागरिक हूं और मुझे भारत को आगे ले जाना है, तो ही ये जो भावना है, इस भावना को हम मिलकर सबको आगे ले जाना है। अब चूंकि कुछ लोग हैं जो भारत में रहते हुए भी भारत की जो मतलब एक राष्ट्र के रूप में भारत को स्वीकार नहीं करते हैं, कई लोग हैं ऐसे जो इस तरह की भावना रखते हैं, किंतु ये एक भावना है, ये सबके भीतर पैदा होती है। हम जब ये क्या कहते हैं उसको सामंतवाद की जब परिकल्पना हमारे यहाँ स्थापित हुई, तो उसमें जो है किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकार किया। और जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, चूंकि भारत जो है इसके ऊपर अनेक लोगों ने राज किया है, मुगलों ने किया, उसके बाद अंग्रेजों ने आया, मुगलों ने हमारी जो आंतरिक व्यवस्था थी उसको नहीं बदला, लेकिन अंग्रेज जो थे उनकी मंशा कुछ और थी। वह यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे संसाधनों का उपयोग करना चाहा और उसको ही आगे ले जाने का प्रयत्न किया। तो उस समय जो सामंतवाद की प्रवृत्ति हमारे यहाँ पनपी, अंग्रेज जिस तरह से आए, उन्होंने जिस तरह से हमारे भारत के यहाँ से संसाधन ले जाकर अपने देश को विकसित करने का प्रयास किया। चूंकि तो उस समय जो भावना उत्पन्न हुई, यानी कि लोगों में जो भावना उत्पन्न हुई, वो एक मतलब भारत को एक राष्ट्र के रूप में ले जाने का सबने प्रयत्न किया। उसमें गांधी जी भी आए, हमारे जितने भी हमारे नेतागण थे, इन सबने एक साथ मिलकर भारत को जोड़ा। और उस समय राष्ट्रीयता की जो भावना उत्पन्न हुई, उसमें ये नहीं था कि किसी एक जाति को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक धर्म को हमें आगे ले जाना है, नहीं। उस समय ये भावना उत्पन्न हुई कि हमें एक देश के रूप में भारत को आगे ले जाना है। तो उस समय उसके बाद जब पूंजीवादी संबंधों के विकास के साथ साथ जातियां जो हैं वो राष्ट्र के रूप में उभरती हैं। पूंजीवाद जो है ये स्थानीय सीमाओं को तोड़ डालता है, एक या अनेक जातियों को समान आर्थिक जीवन के बंधनों से आपस में सूत्रबद्ध करता है। क्षेत्रीय एकत्व के अलावा आर्थिक एकत्व भी उत्पन्न होता है और इस आधार पर समान राष्ट्रीय संस्कृति का अभिवार्व होता है। यानी कि एक समान राष्ट्रीय संस्कृति का जो अभिवार्व होता है, राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना का विकास होता है। यानी कि उस समय जो राष्ट्र की चेतना और देशभक्ति की भावना हर एक के हृदय में एक लौ की तरह जागी और सबने मिलकर ये प्रयास किया और भारत को जो है वो आजाद कराने में अपना योगदान जो है वो दिया। राष्ट्र जो है ये लोगों की स्थायी समिष्टि को कहते हैं, जिन्हें आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक संबंध एकजुट करते। बात कुछ ऐसी है, कुछ सिद्धांतकार राष्ट्र की इस अवधारणा को उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखकर
इसे नस्लीय लक्षणों के धर्म के आधार पर व्याख्यायित करते हैं। इसी प्रवृत्ति को अगर फासिस्टों या नाजियों की आर्य नस्ल की श्रेष्ठता के मानवद्वेषी सिद्धांतों में और इसी तरह के भारत में हिंदुत्ववादी या दक्षिणपंथी शक्तियों के धार्मिक हिंदू राष्ट्रवादी सिद्धांत में देख सकते हैं। इतिहास बताता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में नस्ली या धार्मिक लक्षण मुख्य भूमिका अदा नहीं करते, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये मुख्य भूमिका जो है ये अदा नहीं करते हैं। अगर हम लैटिन अमेरिका में कई देशों में 3 नस्लों के लोगों से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ है। उत्तर अमेरिकी राष्ट्र में गोरे लोगों के साथ नीग्रो भी शामिल हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के उपनिवेश से स्वतंत्रता के संघर्षों में भारतीय राष्ट्रीय धर्म क्षेत्र, भाषा आदि से ऊपर उठकर ही विकसित हुए। यानी भारत का जो राष्ट्रीयता धर्म था ये क्षेत्र या भाषा से ऊपर उठकर ही ये जो राष्ट्रीयता की भावना थी ये विकसित हुई, क्योंकि हमें इन सब से ऊपर उठकर ही एक राष्ट्र को साथ ले जाकर आगे ले जाने के लिए प्रयास जो है वो करने हैं। ये बात अलग है कि ये सवाल और इसके अंतर विरोध साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए स्वतंत्रता के सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात कई संबंधित समूहों में अभी भी ये सवाल अहम बने हुए हैं या बनाए रखे हुए हैं। राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए 2 प्रवृत्तियां लाक्षणिक होती हैं। पहली प्रवृत्ति राष्ट्रीय है, यानी लोगों के ऐतिहासिक समुदाय के रूप में राष्ट्र की चेतना का जागरण, राजनीतिक तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता पाने, सृजनात्मक शक्तियों का विकास करने, साझी संस्कृति का उत्थान करने की इच्छा। यानी कि एक साझी संस्कृति जो है उसका उत्थान करने की इच्छा जो है वो सब में होनी चाहिए। दूसरी प्रवृत्ति हमारी अंतरराष्ट्रीय होती है, यानी राष्ट्रों के बीच संबंध बढ़ाने, बाधाएं हटाने, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समूचे सामाजिक जीवन का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की प्रवृत्ति। अंततः इन दोनों प्रवृत्तियों में मानव सभ्यता की प्रगति में योग मिलता है, परंतु अभी भी साम्राज्यवादी शक्तियां इन 2 शक्तिशाली धाराओं को आपस में मिलने ना देने की एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राष्ट्रीय चेतना तथा भावना का उपयोग करने के लिए कुछ राष्ट्रों के अन्य जातियों से श्रेष्ठ होने का प्रचार करती हैं। विभिन्न राष्ट्रों के संकीर्ण राष्ट्रवादी भावनाओं को पराश्रय देती हैं, उन्हें भड़काती हैं। अब राष्ट्रवाद की भूमिका अपनी स्वतंत्रता के लिए साम्राज्यवादी आधिपत्य के विरुद्ध संघर्षरत उत्पीड़ित जातियों के राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रगतिशील होती है, मगर अनुभव से यह पता चलता है कि बाद में ये अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के दृढ़ीकरण में संपूर्ण मानव जाति की प्रगति की राह में बाधा बनकर खड़ी हो जाती और सत्ताधारी वर्ग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। कई देशों में तो सरकारें इसी राष्ट्रीयता विरोध के भावनात्मक ज्वर में अपने आप को बनाए रखने में सहूलियत महसूस करती हैं। दूसरे देशों के साथ अपने तनावों को बनाकर युद्ध की स्थितियां भी बनाए रखती हैं। इससे राष्ट्रीय भावना को उभरकर अपनी सत्ता को दूसरे सवालों से अक्षुण्ण बनाए रखती हैं। आप इसे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। यानी राष्ट्रवाद को संकीर्ण अर्थों में न लेकर इसे सभी धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई सवालों से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय चेतना के निर्माण, राजनीतिक तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता पाने, सृजनात्मक शक्तियों का विकास करने, साझी संस्कृति का उत्थान करने की दिशा में लक्षित होना चाहिए, जो कि अंततः अंतरराष्ट्रीयकृत साम्राज्यवाद के विरुद्ध लक्षित संघर्षों के अंतरराष्ट्रीयकरण से हमसाया हो सके और एक शोषण रहित अंतरराष्ट्रीय मानव संस्कृति का निर्माण संभव हो सके। यानी कि
हमें एक शोषण रहित समाज का निर्माण करना है। और देखिए, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात। मैं लेकिन अपने भारत की ही बात करूंगा, क्योंकि हमारा जो भारत है, हमारे भारत में अभी भी कई तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं से पार पाते हुए ही हम जो है वो भारत को एक सूत्र में पिरो सकते हैं। अगर राष्ट्र की बात करें तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरा क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर है। यहाँ जम्मू में जो जम्मू की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयता का भाव जो है वो लोगों के बीच में पूरी तरह से है। लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो वहां स्थितियां कुछ अलग हैं। इसी प्रकार भारत के अन्य क्षेत्रों में भी अगर बात करें तो स्थितियां कुछ और हैं। लेकिन हमें उन स्थितियों को मतलब हम सबको एक देखिए ये जो राष्ट्रीयता है ये एक भावना है। अगर हम मानेंगे तो ही हम जो है वो अपने देश को जो है वो एक सूत्र में बांध पाएंगे। अब बात करूं कि ये भावना आती कहां से, और हम अगर राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम सब बात करते हैं कि हम सब राष्ट्रीय हैं, हम सब जो हैं वो भारत देश के निवासी हैं। तो मैं भी भारतीय हूं, आप भी भारतीय हैं, या सभी हम सब भारतीय हैं। लेकिन ये भावना किस तरह से सार्थक होगी, ये जो राष्ट्र की भावना है ये हम सब में किस तरह से सार्थक हो पाएगी? ये जो राष्ट्र शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। यानी कि हम सब अगर देखें तो हम सबको अपना जो कार्य है वो ईमानदारी से अगर हम लोग करें, तभी जो है हम अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। अन्यथा हमारा देश जो है वो पिछड़ता जाएगा। अब अपना कार्य हम किस तरह से सही कर सकते हैं? हम जिस क्षेत्र विशेष में हैं, अगर मैं अध्यापन के क्षेत्र में हूँ, राधा मैम अध्यापन के क्षेत्र में, हम सभी अपने अपने क्षेत्र में अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, तभी जो है हमारा देश भी आगे ले जाए। तो एक राष्ट्र में कई तरह की समस्याएं हैं जिनके ऊपर हमारी सरकार जो है वो गाहे बगाहे कार्य जो है वो कर रही है। सबसे बड़ी जो समस्या मुझे नजर आती है वह है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की समस्या। ये जो भ्रष्टाचार है ये हमारे यहाँ एक कोड़ की तरह हमारे साथ चिपका हुआ है, और हम सब कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी रूप में बढ़ावा देते हैं। हमें उसको रोकना है, तभी जो है ये जो हमारा राष्ट्र है इसका विकास हो पाएगा। हमें ये नहीं है कि हमें हिंदू या मुस्लिम करना है, हमें किसी जाति विशेष को आगे ले जाना है। ये जातीयता, प्रांतीयता, क्षेत्रवाद, इन सब से हमें ऊपर उठना है। अगर हम लोग इन सब से ऊपर उठेंगे तभी हमारा भारत जो है उसका विकास हो पाएगा। अगर हम लोग एक सूत्र में मतलब जुड़े हुए रहेंगे, जो कि हमारे भारत की पहचान है, विविधता में एकता, यही तो हमारे भारत की पहचान है। अगर हम लोग एक रूप में जुड़ते नहीं हैं, तो हम लोग मतलब ये जो राष्ट्रीयता की भावना है इसको, ये अगर सब में एक जैसी नहीं है तो राष्ट्र हमारा विकास किस प्रकार कर पाएगा? तो मुझे जो नजर आता है, मुझे यही नजर आता है कि भाई हम लोग भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हम लोग जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो है वो ईमानदारी से करें। अब राष्ट्रीयता की भावना है तो राष्ट्र होने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले तो मनुष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक मतलब सच्चे मनुष्य हैं, तभी जो है वो अपने देश के प्रति भी आपकी जो भावना है वो ईमानदार हो पाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहें या स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें बांटती नजर आती, और जब तक हम बंटे हुए हैं हम अपने राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। यानी किसी भी राष्ट्र का विकास तभी तक संभव है अगर उस राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र की भावना जो है ये उदय हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्र शब्द जो है ये कोई मतलब ये अपने आप में तो मिथ है। अगर हम माने कि हम भारतीय हैं तो हम हैं। अगर हम ये मान के चलें कि हम भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, किंतु गुणगान किसी और के करेंगे, तो वो हम किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय नहीं कहलाएं। तो राष्ट्रवादी तभी हम बन पाएंगे कि भाई जो कर्तव्य मिले हुए हैं उसका हमें निर्वाह करना। हम लोग हमारे यहाँ कई सारी समस्याएं हैं, क्योंकि अगर भाषाई स्तर पे भी देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं।
हमारी चूंकि मैं हिंदी भाषी तो नहीं हूँ, हिंदी प्रदेश से मेरा संबंध है, किंतु फिर भी मैंने हिंदी को अपनाया है, हिंदी को अपने अंतर्मन में ढाला है और एक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। चूंकि हमारी एक भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारी एक भाषा हिंदी बन पाए, जो कि वैश्विक स्तर पे हिंदी फल फूल रही है। हमारे भारत में एक भाषा नहीं हो सकती है, उसके कई कारण हैं। अब दक्षिण में अलग है, तमिल है, हमारे यहाँ तेलुगु है, वो लोग हमारी हिंदी को आज अपना रहे हैं, कई तरह से अपना रहे, लेकिन खैर मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। फिर भी किसी भी राष्ट्र के विकास, किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने के लिए भाषा का योगदान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूं कि हमारी भी एक भाषा हो, जिस प्रकार से अगर हम दूसरे देशों की उदाहरण ले लें तो चाइना की अगर हम बात करें तो उनकी अपनी भाषा है, तो वो एक भाषा के रूप में आज संपूर्ण विश्व में चाइना का जो है वो दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे भारत का विकास भी इस तरह से हो। तो उसके कई कारण हैं। भारत में ये नहीं है, क्योंकि चाइना में जो है वो डिक्टेटरशिप, कहीं ना कहीं तानाशाही हमें नजर आती है। वो सबको इस तरह से, हम भारतीय ऐसा नहीं है, हमारा भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी समुदायों को समान जो है वो अधिकार प्राप्त है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कई सारी स्थितियां हैं जो हमें राष्ट्रीय होने से रोकती है। ऐसा क्यों? यानी कि ऐसा क्यों है कि हम लोग जो है वो अपने भारत को आगे नहीं ले जा सकते हैं? ये जो सोच है, इसको हमें बदलना। चूंकि मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र जो है ये तभी बन पाएगा अगर हम लोग जो है वो एकजुट हो जाएं। तो मैं ये नहीं मानता कि किसी भी धर्म, समुदाय, जाति या उससे जुड़कर जो है हम अलग अलग पृथक पृथक रहकर ही भारत का विकास कराएंगे। नहीं, हमारे भारत का विकास तभी संभव हो पाएगा जब हम इन सब से ऊपर उठेंगे, और अ, इन सब से ऊपर उठकर ही हम राष्ट्र का विकास जो है वो कर पाएंगे। तो राधा मैम, मैं आज इतना ही कहूंगा। इससे अधिक बात जो है वो किसी अन्य समय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य जो है वो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद राधा मैम, आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद आलोक सर। धन्यवाद विश्व हिंदी संगठन के सभी सम्मानित सदस्यों का। सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे बोलने का अवसर मिला। जितना मैं संभव था मैं बोल पाया मैम। आशा है मैं थोड़ा बहुत इस पे प्रकाश डाल पाया होगा। धन्यवाद मैम, नमस्कार। थैंक यू सर। सर, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत अच्छा वक्तव्य, सुनील सर ने बहुत अच्छी तरह से विषय को पकड़ा। पल्लवी मैम बोल रही हैं, पल्लवी पाटिल महाराष्ट्र से, और सुशीला मैम भी आपको कह रही हैं कि स्तरीय जानकारी दी, और पूनम जी कह रही हैं उत्तर प्रदेश से कि गोरे गए, अब हमारे काले हम पर उनसे भी अधिक अन्याय कर रहे हैं। पिछले 75 वर्षों में भी हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सके, ना ही हम हमारी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर पाए। हमें राष्ट्रीय धर्म समझना होगा। तो जैसा कि सर आपने कहा अपने वक्तव्य में, राष्ट्रीयता की भावना का जन्म, राष्ट्रीयता की भावना, एकता की भावना, समन्वय की भावना, राष्ट्रीय चेतना का जागरण, इन सब शब्दों को आपने अच्छे से व्याख्यायित किया, स्पष्ट किया। और आपने कहा कि जो जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्य को ईमानदारी से करे तो वही राष्ट्रीयता की असली भावना है, और वो राष्ट्र धर्म भी है। और राष्ट्र के विकास के लिए हम सभी को अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, करना चाहिए। और राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए भाषा का एक होना, जो आपने कहा कि भाषा की समृद्धि के लिए, भाषा का समृद्ध होना राष्ट्रीयता की भावना के लिए जरूरी है। तो सर, बहुत सारी आपने ऐसी अपने वक्तव्य में इतनी सारी बातें आपने कम समय में ही इतनी सारी बातें प्रस्तुत की कि लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। और सर, मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि इतने कम समय में, सीमा के भीतर ही आपने अपनी बात संपन्न की। अपने व्याख्यान के विषय राष्ट्रवाद की अवधारणा को ही केंद्रित कर अपनी बात रखी, महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम सभी को अवगत कराया। बहुत बहुत आभार सर। और अब मैं विश्व हिंदी संगठन के संस्थापक प्रोफेसर आलोक रंजन पांडे जी के प्रति
कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस सुंदर व्याख्यान श्रृंखला का संयोजन एवं आज के कार्यक्रम का संचालन करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया। आप सदैव हमें इस प्रकार के उत्कृष्ट और गौरवपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं व मंच प्रदान करते हैं। आपका पुनः कोटिशः आभार सर। इसी क्रम में मैं लोक बात पर YouTube के माध्यम से जुड़े संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त श्रोताओं एवं दर्शकों, विश्व हिंदी संगठन के अपने समस्त साथी विद्वानों के प्रति आभारी हूं कि वे निरंतर कार्यक्रम से जुड़े रहे और चैटिंग और कमेंट्स के माध्यम से हमारा निरंतर हौसला अफजाई करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले रविवार को इस राष्ट्रीयता के स्वर श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मिलते हैं। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।